नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है कृषि में मुख्य समाचार। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में जल्द शुरू होगा ड्रोन का व्यापक प्रयोग। बदलते मौसम में पशुधन को निमोनिया से बचाए किसान। G5, G14, G35 प्रभेदों से करे अमरूद की खेती, मिलेगा अधिक उत्पादन का लाभ। बिहार में अब जीविका दीदियां ड्रोन भी उड़ाएंगी, किसान भाइयों की मदद करेंगे और खेतों से अन्न पैदा करने में सहभागी भी बनेंगे। बीते दिनों कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बामेती में जीविका ड्रोन दीदी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियां ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक ताकत अब बन रही हैं। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिकीकरण में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया था। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए भी 201 ड्रोन वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उसी के अनुपालन में प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा कार्यशाला में 17 जिलों के 201 जीविका समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया गया। चयनित ड्रोन दीदियों को इसके संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस वर्ष कृषि विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य की सभी 101 अनुमंडल में एक कृषि ड्रोन की व्यवस्था अनुदानित दर पर करने जा रहा है। ड्रोन दीदी योजना के तहत मुख्य अवयव के रूप में कृषि ड्रोन के क्रय मूल्य का 80% या 8 लाख रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष राशि को ऋण के माध्यम से जीविका स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल के बाद किसानों को कई सुविधाएं भी मिलेगी। अच्छे उत्पादन के साथ साथ उत्पादन लागत कम होगी और समय संसाधनों की भी काफी बचत होगी। बिहार में ड्रोन दीदी योजना अब खेती में तकनीक के विस्तार के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई कहानी लिखने जा रहा है। पशुपालक किसान भाइयों, निमोनिया बदलते मौसम में पशुओं में होने वाली एक घातक बीमारी है, जिससे पशु सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे तेज बुखार से पीड़ित हो जाते हैं और सांस लेने में भी उन्हें काफी तकलीफ होती है, जिसे पंजरी मारना भी कहते हैं। साथ ही नाक भी बहने लगता है। ऐसे लक्षण दिखने पर आप शीघ्र अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से अपने पशुओं का उपचार करवाएं। एक विशेष सूचना गन्ना उत्पादक किसानों के लिए। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत प्रमाणित गन्ना बीज की खरीद पर प्रदेश का गन्ना उद्योग विभाग अनुदान दे रहा है। इच्छुक किसान अपनी पसंद के प्रभेद का बीज अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए आगामी 30 दिसंबर तक ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैक्यूम कृषि प्लांटर बिजाई के लिए और खासकर फसल की बिजाई के लिए बेहद ही कारगर कृषि यंत्र है। बीज को कुशलता से बोने में सक्षम इस कृषि यंत्र से मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास जैसे फसलों की बिजाई कम समय में संभव हो पाता है। इस यंत्र में लगे वैक्यूम की मदद से बीज निश्चित दूरी पर मिट्टी में गिरते हैं, जिससे हर एक पौधों को बढ़-बढ़ के लिए उचित माहौल मिल जाता है। परंपरागत बिजाई में होने वाली बीजों की क्षति को रोकने के साथ साथ इस कृषि यंत्र से किसानों का समय, श्रम और लागत भी काफी बचता है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के बीच अगर खेती को बचाना है तो संरक्षित खेती एकमात्र विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। यह खेती की नवीनतम और आधुनिक तकनीक है, जिससे आप ऑफ सीजन में भी फसल, विशेषकर सब्जी उत्पादन का बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं। संरक्षित खेती के कई फायदे हैं। संरक्षित खेती में फसलों को ठंड, हवा, तूफान, बारिश और पाले से काफी आसानी से बचाया जा सकता है। नियंत्रित परिस्थितियों में बेहतर अंकुरण, पौधों की वृद्धि और फसलों की अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाती है। पानी और उर्वरकों का कुशल इस्तेमाल होता है।
रोग और कीटों का प्रकोप भी काफी कम हो जाता है और या यूं कहा जाए कि खत्म हो जाता है। खरपतवार से भी फसलों की काफी हद तक सुरक्षा होती है। संरक्षित खेती अपनाकर किसान बागबानी फसलों का सालों भर और ऑफ सीजन भी उत्पादन ले सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में संरक्षित खेती ही सुरक्षित खेती है। वैज्ञानिक खेती के इस दौर में अमरूद सालों भर उपजाया जाने वाला फसल है। किसान भाइयों, G5, G14, G35 अमरूद के नवीनतम उन्नत प्रभेद हैं। ललित और श्वेता प्रभेद को भी वैज्ञानिक अमरूद के उन्नत प्रभेद मानते हैं। इन प्रभेदों से उत्पादन, बाजार मांग के और कीमत तीनों का काफी बेहतर फायदा होता है। इसलिए आप इन्हीं प्रभेदों से पौधों को लगाकर अमरूद की खेती करें। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना के बाजार समिति सब्जी मंडी में आलू और प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। नया लाल आलू 3800 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 3500 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 5200 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम के अनुकूल कीजिए खेती। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है और ठंड बढ़ने के आसार भी नजर आने लगे हैं। मौसम पूर्वानुमान से अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। साथ ही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए सभी फसलों एवं सब्जियों की हल्की सिंचाई करें। यह फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होती है। कृषि जगत की सभी हलचलों को आपने देखा। खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, सफलता की नई कहानी और मौसम का हाल। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला यूं ही आगे जारी रहेगा, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद में गेहूं में 37% या किसी क्रॉप में 37% खरपतवार से नियंत्रण होता है। तो मैं किसान भाई को कहूंगा कि सबसे पहले जैसे बुआई करते हैं, बुआई करने के 24 घंटे के अंतर 48 घंटे के अंदर पेंडिमिथिलिन 30 EC का 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से पानी में मिला करके 300 से 400 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाई बहनों, रबी फसलों में गेहूं की बुआई हो चुकी है। गेहूं की बुआई के साथ ही कीट व्याधि का प्रकोप बढ़ जाता है। गेहूं में खरपतवार और कीट व्याधि पौधों के विकास को रोकते हैं, साथ ही पोषक तत्वों का क्षरण करते हैं। अगर इसे सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो कीट व्याधि और खरपतवार पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो कैसे बचाव किया जाए कीट व्याधि और खरपतवार से हमारे गेहूं फसल को? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चहेता कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, खास करके जब रबी की बात आती है, खरीफ के बाद जो हमारे यहाँ, चूँकि खरीफ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ डूबते भी हैं,
लेकिन जब रबी की बात आती है तो पूरा बिहार लगभग फसलों से आच्छादित हो जाता है। और धान और गेहूं पर कहने की बात नहीं है कि हमारी प्रमुख फसल है, और रोटी हमारे लिए प्रमुख ज़रूरत भी है। इसी रोटी के लिए हम अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो रोटी उत्पादन मतलब गेहूं का उत्पादन होता है, वो अगर बेहतर हो तो शायद हमें दूसरी जगह ना जाना पड़े। इस पर भी रोक लगेगा अगर हम अच्छा उत्पादन लें। बस ज़रूरत है वैज्ञानिक सलाह की, हमारे विशेषज्ञों की सलाह की। तो रबी फसलों में गेहूं में कौन कौन से कीट, कौन कौन से व्याधि हमें परेशान करते हैं, जो हमारी आमदनी को प्रभावित करते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, जो संयुक्त निदेशक बिहार सरकार पौधा संरक्षण है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल, चूँकि गेहूं हमारे यहाँ काफ़ी बहुतायत होती है, तो उसमें कीट का कितना, चूँकि कीट व्याधि के साथ साथ इसमें हम खरपतवार पर भी बात करेंगे सर, एक अहम कड़ी है इसकी। तो पहले हम कीट पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कीट और व्याधि दोनों हमें इसमें परेशानी में ला सकते हैं और लाते हैं। सबसे पहले ये मैं बतला दूंगा कि गेहूं में सबसे ज़्यादा हानि कीट से और रोग से नहीं हो करके खरपतवार से होती है। 37% तक हानि खरपतवार से होती है, इसलिए गेहूं में खरपतवार अति महत्वपूर्ण है। जहां तक बात रही कीट की, तो गेहूं में 2 ही कीट लगते हैं। सबसे पहले कीट जो बुआई के समय लगते हैं उसको कहते हैं हम दीमक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में टर्माइट कहते हैं। वो जैसे ही आपने बुआई की और बुआई से ऊपर वाला जो है सूट निकलना प्रारंभ किया, तो दीमक चूंकि मिट्टी में रहते हैं वो जड़ को ही काट देता है, जड़ को काट करके गिरा देता है, इसलिए पूरा हानि होता है किसान भाई। तो दीमक के नियंत्रण के लिए सबसे पहले मैं यही कहा हूं कि बीज का उपचार करिए। गेहूं के 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और 6 ml क्लोरोपास को 3-3 घंटे के अंतराल पर मिला करके छाया में सुखाएं और तब लगाएं। लगाएंगे तो दीमक का प्रकोप नहीं होगा। अगर हो भी गया तो आप क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC का 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके जड़ के सामने मिट्टी में आप छिड़काव कर देंगे तो दीमक की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा कीट जो है अति महत्वपूर्ण कीट है, वो है लाही। जब आप विलंब से बुआई करेंगे, जब आप क्या करेंगे, गेहूं के विलंब से बुआई करेंगे, तो जनवरी के महीने में और दिसंबर के लास्ट वीक में जब वातावरण का तापमान कम हो जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं वो 99% हो जाता है, और शाम के समय धुंध लगता है, थोड़ा थोड़ा बारिश होता है, तो इस अवस्था में लाही का प्रकोप होता है, जो कि आपके पत्ते पर, आपके फल पर, आपके टहनी पर बैठ करके उसके रस को चूसता है और पौधे को कमज़ोर कर देता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम हो जाती है, तो इससे आपको परेशानी होगी। तो देर से बुआई ना करें, गेहूं की बुआई टाइमली करें तो लाही का प्रबंधन हो जाएगा अपने आप। अगर देर से बुआई कर देते हैं, लाही का प्रकोप हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मात्र एक इंसेक्टिसाइड आप याद रखें, इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो इसका प्रबंधन हो जाएगा। दूसरा सर, व्याधि पर अब हम आते हैं कि व्याधियाँ, एक बीमारी जो हम लोग किसानों के खेत में, जो किसानों का सीधा सवाल होता है कि जो पीला होने लगता है, थोड़ा सा जब बढ़वार आती है उसमें लगभग 1 फीट का जब होता है तो पीला होके सूखना शुरू हो जाता है। पहला ये बीमारियां परेशान होती है, अब किन कारणों से होती है तो आप बताएंगे। और दूसरा यह सर कि एक बड़ी समस्या है कि पटवन जो हमारे यहाँ होता है, जो पानी पटाते हैं जब हम, तो उसमें अगर कहीं पानी हो जाती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी हमारे पौधे प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर पानी कहीं ज़्यादा होगी तो उसका भी है, कुछ निदान है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पौधे का पीला होना 3 कारण से होता है। पहला हुआ कि आपकी न्यूट्रिएंट की कमी हो, नाइट्रोजन की कमी हो जाए। दूसरा हुआ जब आप में फफूंद का प्रकोप हो जाए, ठीक है ना। और तीसरा हुआ कि ज़्यादा पानी आपने दे दिया, उसके कारण भी पीला होता है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होता है,
न्यूट्रिएंट्स की कमी होता है तो आप नाइट्रोजन का छिड़काव कर देंगे तो 5 से 7 दिन में जो है वो पीलापन पुनः हरा में बदल जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि रबी में तापमान कम होता है इसलिए पीला होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है 1% यूरिया का सॉल्यूशन बना करके छिड़काव कर दें तो वो आपका पीला से हरा हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने से उसमें प्रकाश संश्लेषण ये क्या नाम कहते हैं, ऑक्सीजन जो है एरेशन ठीक ढंग से नहीं होता है। तो पानी को जहाँ तक हो जल्दी से निकाल दीजिए तो वो पीलापन खत्म होगा। और एक जो पीलापन होता है वो होता है आपका रतुआ रोग उसको कहते हैं। उसको देखेंगे कि पत्ती के ऊपर से रेखी सजावट में पीला पीला दिखाई देता है। और हाथ से छुएंगे तो वो पीला आपके शर्ट में हाथ में लग जाएगा। ये फफूंद के कारण होता है। और तो इसके प्रबंधन के लिए कोई भी फफूंदनाशी दवा जैसे कार्बेंडाजिम हो या मैंकोजेब हो या फिर दोनों का मिला हुआ संयुक्त उत्पाद कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगी। तो खरपतवार का नियंत्रण खास करके गेहूं में काफ़ी प्रभावित करता है। हम लोग भी देखे हैं फील्ड में कि एक गेहूं की तरह का ही पौधा उसमें साथ में उगता है जिसको किसान तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि उसमें फली न लग जाए। तो उन सब के नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी विधा को अपनाया जा सकता है? आपने सही कहा, गेहूं के साथ गेहूं से मिलता हुआ खरपतवार भी होता है जिसको गेहूं का मामा कहते हैं, जिसको गुल्ली डंटा कहते हैं, अंग्रेजी में फ्लेरिस माइनर भी कहते हैं। इसका कैसे आप पहचान करेंगे? तो इसका पहचान करने का सही तरीका है कि आप जाएं गेहूं को उखाड़ लें, 1-2 पौधे को उखाड़ लें। अगर जड़ पिंक कलर का हो, अगर जड़ क्या हो, पिंक कलर का हो, इसका मतलब गेहूं का मामा है। दूसरा पहचान कैसे करेंगे? देख करके कैसे करेंगे? अगर पत्ता गेहूं का हरा कचोर हो, क्या हो, हरा कचोर हो तो वो गेहूं होगा। और हरा कचोर के बाद पिंकिश हरा हो, कैसा हो, पिंकिश हरा हो तो गेहूं का मामा होगा। तो इसका हम लोग प्रबंधन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में गेहूं में 37% या किसी क्रॉप में 37% खरपतवार से नियंत्रण होता है। तो मैं किसान भाई को कहूंगा कि सबसे पहले जैसे बुआई करते हैं, बुआई करने के 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर पेंडिमिथिलिन 30 EC का 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से पानी में मिला करके 300 से 400 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नहीं आता है। बुआई के समय के 24 घंटे के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है पेंडिमिथिलिन। और खरपतवार जो है फ्लसेस में आता है। जो नीचे वाले खरपतवार हैं सबसे पहले उगता है, 5 सेंटीमीटर नीचे जो है उसके बाद आता है, और 10 सेंटीमीटर आता है तो उसके बाद आता है। तो खरपतवार 3 बार उसका उपयोग करना चाहिए भाई साहब। तो पेंडिमिथिलिन का उपयोग कर दिए। उसके बाद खरपतवार की जहाँ संबंध आती है तो एक बार अगर मजदूर हो तो निकौनी कर दीजिए, खुरपी से निकोनी कर दीजिए तो वो खरपतवार की समस्या नहीं होगी। ये यूं कहें कि मामा जो है हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, जो शकुनी मामा है। तो किसान भाइयों, बड़ी अच्छी जानकारी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार ने दी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, फिर हम मिलते हैं एक नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, अभी आपने जाना फसलों में गेहूं में कीट और खरपतवार नियंत्रण। अब बारी अगले सेगमेंट की, जो कि है भूमि संरक्षण की उपयोगिता और आवश्यकता को जानने की। भूमि संरक्षण का अर्थ होता है भूमि में कटाव, क्षरण और निम्नीकरण से बचाना और साथ ही उसकी उत्पादकता को बनाए रखना।
यह कृषि और पर्यावरण तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट सुदामा महतो के पास। कृषि दर्शन देख रहे सभी दर्शकों को, किसान भाइयों एवं बहनों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। अन्नदाता किसान भाइयों एवं बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी मैदान में एग्रो बिहार का आयोजन किया गया। यहाँ सिर्फ यंत्रों की बात नहीं हुई, यंत्रों की खरीद पर अनुदान की ही व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कृषि विभाग के विभिन्न निदेशालयों द्वारा यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए गए थे। राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। आपको बताते चले कि भूमि संरक्षण जो है, कृषि विभाग का जो भूमि संरक्षण निदेशालय है, भूमि के संरक्षण यानी जो बंजर भूमि है वहाँ पर भी हरियाली प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था और बागवानी कैसे की जाए, इन सभी विषयों पे लगातार काम करता है। मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए, किसानों की आय कैसे बढ़े, इस पर लगातार काम कर रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन श्री सुदामा महतो जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। सर, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि भूमि संरक्षण का क्या काम है? भूमि संरक्षण का मुख्य काम इसमें भूमि संबंधित संरचनाएं, जल संबंधित संरचनाओं का निर्माण करना। ये भूमि संरक्षण निदेशालय बिहार के 17 जिलों में मुख्य रूप से काम करता है और एक इसके अतिरिक्त एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक बेगूसराय अतिरिक्त जिला है, तो कुल 18 जिलों में, लेकिन मुख्य रूप से 17 जिलों में हम लोग भूमि एवं जल संबंधित संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ से 3 तरह की योजनाएं चलती हैं। एक जल छाजन की योजना है, दूसरा राज्य सरकार के संपोषित राज्य योजना है जिसमें भी हम लोग तालाब कुआं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा 7 निश्चय के तहत हम लोग चेक डैम का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है जो हमारा जो 17 जिला बिहार का, उसमें जो जथनी जिला है उसमें बहुत सारे जिले, जमुई, बांका ऐसे जिले हैं जहाँ बड़ा रकबा बंजर भूमि पड़ा हुआ है, किसानों के निजी भूमि है, बंजर पड़े हुए हैं, उनको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ हम लोग स्टैगर्ड ट्रेंच और कंटिन्यूअस ट्रेंच, इस तरह के भूमि संरचनाओं का निर्माण करते हैं, तालाब बनाते हैं। और शुष्क बागवानी के तहत वहाँ हम लोग फलदार वृक्ष और एग्रोफॉरेस्ट्री से संबंधित ट्री भी लगाते हैं। और अभी तक विगत 2-4 वर्षों में 1000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ऐसे भूमि जहाँ कभी कोई घास तक नहीं होता था, उन ज़मीनों में आज पौधे लगे हुए हैं, सफलतापूर्वक फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। और किसान बंजर भूमि को भी अब आप कृषि योग्य बना रहे हैं। बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बना रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी। और साथ ही साथ किसान भाई अवेयर हो जाएं कि अगर आपकी भूमि बंजर हो रही है तो ऐसे में आप भूमि संरक्षण निदेशालय के संपर्क में आए। सर, आपसे संपर्क करने के लिए, आपके भूमि संरक्षण निदेशालय से संपर्क करने के लिए हमारे किसान भाई बंधु कहाँ जाएंगे? देखिए, हमारा जिला स्तर पर भी हमारे पदाधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियर है, इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर है जो जिला में है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी टीम है और हमारा पंचायत स्तर पर भी हमारे जल छाजन सचिव हैं, वाटर से डेवलपमेंट टीम है। तो ये सारे पदाधिकारी कर्मी हैं और विशेषकर 17 जिलों में हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं जहां मुखिया जल छाजन के कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, वो भी बता सकते हैं, जल छाजन सचिव से भी मदद ले सकते हैं। सर, एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिनकी भूमि कहीं ना कहीं बंजर है और उनको भूमि को अपने संरक्षण कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मेरे पीछे बहुत सुंदर जो बिहार का परिदृश्य बनाया गया, पहाड़, झरना और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए, जैसा मैं देख पा रही हूँ, मछली भी रखा गया है, बगल में जो है केला और अमरूद और साथ ही साथ आपने नींबू का भी पौधा लगाया है, यानी एक संदेश दे रहे हैं कि समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं आप। एक जो सवाल है कि अनुदान की भी व्यवस्था है आप लोगों की ओर से, सरकार की ओर से? हाँ, बिल्कुल। इसमें हम लोग 50% से लेकर 80% तक, 90% तक किसानों को अनुदान देते हैं। और ख़ासकर जो किसानों की जो निजी भूमि है, अगर बंजर है, ढलवां है, तो वहाँ निश्चित रूप से हम लोग को जानकारी में दे, ऐसे हमारी जानकारी में है तो हम लोग उनको निश्चित रूप से मदद करेंगे। कुआं हमारा ये भी बहुत पुराना परंपरागत स्रोत है सिंचाई का। ये जल संरक्षण के साथ साथ ये सिंचाई की भी सुविधा होती है और
गाँव में पेयजल की भी सुविधा इससे किसानों को मिल जाती है और सिंचाई भी छोटे एरिया में होता है इससे। तो ये इसलिए कुआं हम लोग किसानों को आप कोई संदेश भी हमारे किसान भाई बंधु को देना चाहेंगे? किसानों को हम यह बतलाना चाहेंगे कि यदि आपकी ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है, बंजर टाइप की है, तो आप लोग निश्चित रूप से हम लोग तकनीकी सलाह भी देंगे और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जो अनुदान है वो भी देंगे। इसके अलावा हम हमारे किसानों को हमारी जो तकनीकी टीम है और हम लोग भी समेकित कृषि प्रणाली के अलावा डाइवर्सिफिकेशन का हम लोग काम करते हैं। आप देख रहे होंगे जो स्टॉल, हाँ वो करने के लिए जैसे परंपरागत खेती से हटकर हम लोग अपने क्षेत्र में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की भी खेती दे रहे हैं और बरसात के मौसम में जो ऊपरी ज़मीन है वहाँ भी धान के बदले मक्का की खेती हम लोग सफलतापूर्वक करा रहे हैं, जिससे किसानों को ज़्यादा आय हो रही है। तो हम लोग के संपर्क में रहें और कहीं कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से हम लोग को बताएं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हें सहयोग करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि आम के आम गुठली के दाम। परंपरागत कृषि प्रणाली को अपनाते हुए आप अपने क्रॉप को बदल भी सकते हैं और मक्का को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों की ओर से सुदामा सर, और उम्मीद है कि जिन्हें भूमि संरक्षण की आवश्यकता होगी और कैसे अपने इस बदलते दौर के साथ कौन सी कृषि प्रणाली को अपनाया जाए, और जमीन अगर आपकी बंजर हो गई है तो कृपया आप भूमि संरक्षण निदेशालय से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने हेतु। दर्शकों, अभी आपने जाना रबी फसलों में गेहूं में कीट और खरपतवार नियंत्रण और साथ ही भूमि संरक्षण की उपयोगिता और आवश्यकता को समझा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।